नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी बहुत सारी गतिविधियों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको इसको अपने माइंड में रिटेन करने में हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पजौता आंदोलन 1942-1943 ईस्वी में हुआ था और पजौता किसान सभा 1942 ईस्वी में बनाई गई थी, जिसके प्रधान लक्ष्मी सिंह को चुना गया था। 2 मार्च तक मार्शल लॉ चला था, जिस समय पजौता किसान सभा के सचिव वैद्य सूरत सिंह थे और इस घटना में कमना की गोली से मौत हो गई थी, इसीलिए इसको पजौता आंदोलन के नाम से जाना गया। उसके बाद झुग्गा आंदोलन, ये बिलासपुर में हुआ था सन 1883 से लेकर 1888 तक। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर समाचार पत्र, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था, उसको लॉन्च किया था और उसी वर्ष उन्होंने इंडियन एसोसिएशन संगठन बनाया, जिसके प्रमुख लाला हरदयाल थे। बाद में इसी इंडियन एसोसिएशन का नाम बदलकर गदर पार्टी रख दिया गया और इसी गदर पार्टी का एक साहित्य भी था, जिसका नाम गदर की गूंज था। और ये भी माना जाता है कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिसका नाम था गुलाब कौर, जो कि संगरूर की रहने वाली थी। इसको गदर की धी पंजाबी शब्द है, जिसका अर्थ है बेटी, गदर की बेटी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद मंडी षड्यंत्र 1914-15 ईस्वी में हुआ। मंडी की रानी खैरगढ़ी को मंडी से निष्कासित कर दिया गया था। इस षड्यंत्र के बाद मियाँ जवाहर सिंह इसमें शामिल थे, भाई हिरदाराम इसमें शामिल थे, जो कि लाहौर षड्यंत्र का आरोप लगाकर जिन्हें प्राणदंड दिया गया और बाद में दंड बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। हरदेव सिंह, जो कि एक अध्यापक थे और सैन फ्रांसिस्को गए थे, वो इस मंडी षड्यंत्र के समय यहाँ से भागने में सफल हो गए थे और यहाँ से वो गढ़वाल चले गए थे। बाद में नाम बदलकर वह स्वामी कृष्णानंद के नाम से रहने लगे और एक उन्ना के क्रांतिकारी का नाम था ऋषिकेश लठ। उसके बाद शिमला के बारे में थोड़ी सी जानकारी। शिमला में फर्स्ट कांग्रेस संगठन की स्थापना मई 1921 को की गई, जिसके प्रधान मौलवी गुलाम मोहम्मद को बनाया गया और इसके उप प्रधान भागीरथ लाल को बनाया गया। एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया नरेंद्र मंडल के नाम से 1921 में और यहाँ पे इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में आए, जिनका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय को 1922 ईस्वी में लाहौर से लाकर धर्मशाला में बंद कर दिया गया। 11 मई 1921 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी शिमला आए थे। 13 मई को लॉर्ड रीडिंग से मिले। 14 मई को आर्य समाज हॉल लोअर शिमला में महिलाओं को संबोधित किया उन्होंने और 15 मई को ईदगाह पर 1500 से ज़्यादा लोगों को संबोधित किया। लाला लाजपत राय 1906 में यहाँ पे आए थे। एनी बेसेंट, जो कि थियोसॉफिक सोसाइटी की नेता थी, वो 1916 में यहाँ आई थी। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब 1937 ईस्वी में कर्दीवाला जनसभा में नेहरू जी ने दिया था। सरोजनी नायडू ने उन्हें पहाड़ी बुलबुल का खिताब दिया था। शिमला पहाड़ी रियासतों में मंडी पंचायती राज अधिनियम 1933 में पास किया गया और ये इसको पास करने सबसे पहली रियासत बनी थी। बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के मेजर मेहर दास को सरदार ए जंग का खिताब दिया गया। कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तमगे शत्रुनाश दिया गया। सरकाघाट के हरि सिंह को शेर ए हिंद का खिताब दिया गया और जो वर्तमान विधानसभा है उसका उद्घाटन 1925 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग ने सेंट्रल काउंसिल चैम्बर में किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाकर 1939 में बाबा कांशीराम, बैसाखी राम और ब्रह्मानंद को गिरफ्तार करके धर्मशाला की जेलों में रखा गया था और एक इम्पॉर्टेंट नारा है, भाई दो न पाई दो। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गतिविधियां। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानेंगे।
देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाने वालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम स्थान रहा है। कांग्रेस के संगठन की कल्पना भारतीय सेवा से अवकाश प्राप्त कर स्कॉटलैंड वासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का यह विचार था कि कांग्रेस केवल सामाजिक समस्या को अपने हाथ में ले, परंतु उसने शिमला में जब अपने मन की बात गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने रखी, तब डफरिन के सुझाव के तौर पर उसे अपनी राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कल्याण को दृष्टि में रख इस संस्था को स्वतंत्र राजनैतिक संस्था के रूप में रहने दें। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में संपन्न हुआ। मुख्य प्रतिनिधियों में शिमला के ए ह्यूम थे। सम्मेलन का सभापतित्व बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया और आरंभ में इस संस्था का अंग्रेज सत्ता से कोई द्वेष नहीं था। उस समय इसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा दिलाने तथा ऊंचे पदों पर नियुक्तियां करवाने से था। इस समय तक ऊंचे पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही लगाए जाते थे। समय के साथ इनकी नीतियों में परिवर्तन आए और यह देश की एक राजनीतिक संस्था बन गई। अब गदर पार्टी की स्थापना के बारे में जानेंगे। उस समय देश से बाहर विदेशों में भी भारतीय देश को स्वतंत्र करवाने में लगे हुए थे। 1911 ईस्वी में लाला हरदयाल भारत से भागकर फ्रांस होते हुए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। 1913 में उनकी पहल पर और 1857 की जन विद्रोह की स्मृति में उन्होंने गदर नामक समाचार पत्र आरंभ किया। उसी वर्ष अमेरिका में विभिन्न भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन स्थापित किया गया और उसके प्रमुख नेता भी लाला हरदयाल सिंह को बनाया गया। शीघ्र ही इसका नाम बदलकर गदर पार्टी रख दिया गया। इसकी कई देशों में शाखाएं थी। अमेरिका में ये एक साप्ताहिक अखबार था। गदर कई भारतीय भाषाओं में निकलते थे। 1913 ईस्वी में मंडी के हरदेव राम अध्यापक, जो कि नौकरी छोड़कर अमेरिका होते हुए जापान पहुंचे, वहां से वे शंघाई चले गए। वहां उनकी भेंट गदर पार्टी के नेता डॉक्टर मथुरा सिंह से हुई। उच्च शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य छोड़कर हरदेव राम गदर पार्टी में शामिल हो गए। लाला हरदयाल की गदर पार्टी में बहुत सा साहित्य लेकर 1914 ईस्वी में हरदेव एक क्रांतिकारी बनकर भारत वापस लौटे और गदर पार्टी का प्रचार आरंभ किया। उन्होंने मंडी में भी काम किया। तो इस तरह से गदर पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद मंडी षड्यंत्र, प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र 1914-15 ईस्वी की घटना गदर पार्टी से प्रभावित होकर उठी, क्योंकि ये 1913 में गदर पार्टी की स्थापना के बाद 1914 में जब हरदेव राम अध्यापक, जो कि वापस लौटे इंडिया में, उन्होंने मंडी षड्यंत्र में भाग लिया। गदर पार्टी के कुछ लोग जब अमेरिका से वापस आए और उन्होंने मंडी और सुकेत की रियासतों के लोगों में अपने समर्थक बनाने के लिए कुछ कार्य आरंभ किया। गदर की गूंज साहित्य को पढ़कर उन्होंने लोगों को उकसाया। मंडी की रानी खैरगढ़ी और मियाँ जवाहर सिंह उनके प्रभाव में आ गए। रानी ने धन देकर उन लोगों की सहायता की और दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में गुप्त बैठकें करके यह निर्णय लिया गया कि पुलिस अधिकारी और वजीर को मार दिया जाए और सरकारी कोष को लूटा जाए तथा ब्यास नदी पर बने पुल को उड़ा दिया जाए। इसके पश्चात मंडी और सुकेत की रियासतों पर अधिकार किया जाए। केवल एक नागचला डकैती के अलावा वे अपने सभी उद्देश्यों में सफल ना हो पाए। इस असफलता के फलस्वरूप रानी खैरगढ़ी को मंडी से निष्कासित कर दिया गया। गदर पार्टी के एक कार्यकर्ता भाई हिरदाराम को पंजाब भेजकर बम बनाने का प्रशिक्षण ग्रहण करने का कार्य सौंपा गया। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ में भाई हिरदाराम पकड़ा गया और उसे लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में मृत्युदंड दे दिया गया। बाद में इस दंड को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस धरपकड़ में हरदेव भागने में सफल हो गया और वह भागकर गढ़वाल में बद्रीनाथ पहुंच गया। उसने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रख लिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर 1917 ईस्वी में सिंध प्रांत के अहिंसात्मक आंदोलन में कूद पड़ा। अंत में सभी क्रांतिकारी पकड़े गए और उन पर मुकदमे चलाकर लंबी लंबी कैद की सजाएं दी गई। उनमें मुख्य थे जवाहर नरयाल, मियाँ जवाहर सिंह, बद्रीनाथ, सिद्ध खराड़ा, ज्वाला सिंह, शारदाराम, दलीप सिंह और लौंगूराम। बाद में हिरदाराम को काला पानी की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। इसके पश्चात मंडी का क्रांतिकारी संगठन कमजोर पड़ गया। 1916 ईस्वी के आरंभ में मंडी, सुकेत और उन्ना में गदर पार्टी
कि क्रांतिकारी फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बनाई। इस बार मंडी में कार्यकर्ता पकड़े गए। उनमें से 5 पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 14 से 18 वर्ष की सजा हुई। उन्ना के क्रांतिकारी ऋषिकेश लठ के क्रांतिकारी दल का भी भेद खुल गया और वे भूमिगत हो गए तथा कुछ समय बाद ईरान पहुंचकर गदर गदर पार्टी में शामिल हो गए। तो आगे हम कांग्रेस आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अवतरण हुआ। कांग्रेस के भीतर गांधी जी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा और वे राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता बनने लगे। सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसी वर्ष नाहन सिरमौर के चौधरी शेरजंग ने कांग्रेस की सदस्यता ली और जन आंदोलन में कूद पड़े। सिरमौर के दूसरे देशभक्त पंडित राजेंद्र दत्त भी इसी अवधि में कांग्रेस में शामिल हो गए और सिरमौर में स्वाधीनता आंदोलन आरंभ किया। कांगड़ा के पालमपुर में लाला वाशीराम, देहरा गोपीपुर के बाबा कांशीराम प्रमुख थे। 1920 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर कांगड़ा में पंचम चंद्र कटोच, सर्व मिश्र, बाशीराम, कृपाल सिंह, सिद्धूराम, थोलीराम आदि लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए। मई 1921 में शिमला में कांग्रेस का प्रथम प्रतिनिधि संगठन बनाया गया। इसमें शिमला नगर के मौलवी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के प्रधान चुने गए। इसके अतिरिक्त भागीरथ लाल उप प्रधान, मोहम्मद उमर नुमानी मंत्री, द्वारिका प्रसाद उप मंत्री और लाला घूंगर मल खजांची चुने गए। मौलवी अब्दुल गनी, चिरंजी लाल आरती, हरीश चंद्र, गोकुल चंद, प्यारे लाल, केदारनाथ सूद, राणा होशियार सिंह, रामकिशन बजाज, स्वामी रामानंद, मोहनलाल सूद और वकील हरीश चंद्र सूद शिमला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। अब महात्मा गांधी का शिमला आगमन कब हुआ। 11 मई 1921 को गांधी जी शिमला पधारे। उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लाला दुनीचंद आदि नेता भी शामिल थे। 13 मई को गांधी जी वायसराय लॉर्ड रेडिंग से मिले। दूसरे दिन गांधी जी ने लोअर बाजार शिमला के आर्य समाज के हॉल में महिलाओं को संबोधित किया। 15 मई को उन्होंने 15,000 से अधिक के एक जनसमूह को ईदगाह पर संबोधित किया। शिमला के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोग गांधी के दर्शन के लिए आए। गांधी जी के शिमला आगमन से इन पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का ध्यान राष्ट्रीय विचारधारा की ओर आकृष्ट किया। लगभग 1923 के पश्चात जुब्बल रियासत के गांव धार के इंजीनियर भागमल सोहटा ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया और सन 1922-23 तक शिमला में कांग्रेस आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसमें पंडित कैंडामल, मौलाना मोहम्मद नौनी, अब्दुल गनी, गुलाम मोहम्मद नकवी, ठाकुर भागीरथ लाल, हकीम त्रिलोकीनाथ भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। अब सैमुअल इवांस स्टोक्स और बाबा कांशीराम। कुछ समय पूर्व अमेरिका से आए एक व्यक्ति सैमुअल इवांस स्टोक्स ने शिमला पहाड़ियों के ऊपरी भाग कोटगढ़ में रहना आरंभ किया। उन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बेगार की प्रथा के विरुद्ध सारी पहाड़ी रियासतों में आंदोलन चलाया। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और सत्यानंद स्टोक्स के नाम से रहने लगे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें 24 मार्च 1923 को अन्य लोगों के साथ शिमला के कैथू जेल से रिहा किया गया। सत्यानंद स्टोक्स ने जेल से रिहा होने के पश्चात पहाड़ी रियासतों में अपना समाज सुधार और राजनैतिक जागृति का कार्यक्रम जारी रखा। कांगड़ा से बाहर काम करने वाले भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होते रहे। जब वे वापस अपने गांव आते थे तो वे कांग्रेस के कार्य को आगे बढ़ाते और उनके जलसों में भाग लेते। ऐसा ही एक सम्मेलन 1927 ईस्वी में सुजानपुर के पास ताल में हुआ, जिसमें बलोच सिपाहियों ने लोगों को बुरी तरह से पीटा। इस मारपीट में ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांशीराम और गोपाल सिंह और चतर सिंह भी शामिल थे। सिपाहियों ने उनकी गांधी टोपियां भी उनसे छीन ली। इसके विरुद्ध पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम ने शपथ ली कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता वह काले कपड़े पहनेंगे। कांग्रेस के आंदोलन में बाबा कांशीराम और हजारा सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब 1937 ईस्वी में गर्दीवाला जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। उन्हें सरोजनी नायडू ने पहाड़ी बुलबुल का खिताब दिया। उसके बाद प्रशासनिक सुधार हुए। मंडी के राजा ने मंडी
में 1933 ईस्वी में मंडी विधानसभा परिषद का गठन किया, जिसने पंचायती राज अधिनियम पास किया। शिमला पहाड़ी रियासतों में मंडी पहला राज्य था जिसने पंचायती राज अधिनियम लागू किया। बिलासपुर, बुशहर और सिरमौर राज्यों ने भी प्रशासनिक सुधार किए। उसके बाद बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं का आगमन यहाँ पे हिमाचल में हुआ। तो लाला लाजपत राय 1906 में मंडी आए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता एनी बेसेंट 1916 ईस्वी में शिमला आई। महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने पहली बार 1921 में शिमला में प्रवास किया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना वायसराय लॉर्ड रेडिंग से मिलने शिमला आए। महात्मा गांधी 1921, 1931, 1939, 1945 और 1946 ईस्वी में शिमला आए। महात्मा गांधी 1945 में मनोर विला और 1946 में चैडविक समर हिल में रुके। उसके बाद विभिन्न आंदोलनकारियों के बारे में बताया गया है। ऋषिकेश लठ, जो कि उन्ना के क्रांतिकारी थे, उन्होंने 1915 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। हमीरपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल 1918 ईस्वी में इस संग्राम में कूदे। यशपाल को 1932 ईस्वी में उम्र कैद की सजा हुई। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में चीफ कमांडर थे। इंडियन नेशनल आर्मी में मेजर मेहर दास को सरदार जंग, कैप्टन बख्शी प्रताप को तमगे शत्रुनाश और सरकाघाट के हरि सिंह को शेर हिंद की उपाधि दी गई। धर्मशाला के दो गोरखा भाइयों दुर्गामल और दल बहादुर थापा को दिल्ली में फांसी दे दी गई। सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाते हुए 1930 में बाबा लक्ष्मण दास और सत्य प्रकाश बागी को उन्ना में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके बाद 1920 के दशक में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। 1920 में हिमाचल में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। शिमला में कांग्रेस के प्रथम प्रतिनिधिमंडल का 1921 में गठन किया गया। देसी रियासत के शासकों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल जिसको बोला गया, का 1921 में गठन किया। दिसंबर 1921 में इंग्लैंड के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने शिमला आगमन पर यहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया। लाला लाजपत राय को 1922 में लाहौर से लाकर धर्मशाला में बंद किया गया। वायसराय लॉर्ड रेडिंग ने 1925 ईस्वी में शिमला में सेंट्रल काउंसिल चैम्बर, जिसको वर्तमान विधानसभा बोला जाता है, का उद्घाटन किया। शिमला और कांगड़ा में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध किया गया। उसके बाद शिमला में कांग्रेस का पुनर्गठन। सन 1929 ईस्वी में शिमला में कांग्रेस को पुनः संगठित किया गया, जिससे सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई। मौलवी गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद उमर नुमानी, द्वारिका प्रसाद, सुंदर लाल, भागीरथ लाल, डॉक्टर नंदलाल वर्मा, लाला गेंडामल, दीनानाथ आंधी, रूपलाल मेहता, शालिग्राम गुप्ता, कन्हैया लाल, मेला राम सूद, करमचंद सूद, खुशीराम, हरीश चंद्र, होशियार सिंह राणा, गोकुल चंद, प्यारेलाल, मेहरचंद, चिरंजी लाल, रामकृष्ण बजाज, स्वामी रामानंद, लाल गुंगरमल आदि सदस्य कांग्रेस के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। इसके अतिरिक्त जुब्बल के भागमल सोटा, कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक्स, बुशहर के पंडित पदमदेव, ठियोग के सूरत राम प्रकाश, पालमपुर के कन्हैया लाल बुटेल, कोटी के ठाकुर गौरी दत्त, कुनिहार के बाबू कांशीराम आदि अनेक पहाड़ी रियासतों से आंदोलनकारी भी शिमला नगर में आकर कांग्रेस के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। 27 फरवरी 1930 को गांधी जी ने देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की। शिमला तथा कांगड़ा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसके बारे में स्थान स्थान पर जलसे होते रहे और जुलूस निकाले गए। बहुत से कांग्रेस के लोग पकड़ लिए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए शिमला में लाला गेंडामल, डॉक्टर नंदलाल वर्मा, लक्ष्मी देवी, रूपलाल मेहता, सुंदर दास, लखनपाल, सत्यवती खोसला, द्वारिका प्रसाद, नवल किशोर, वासुदेव, दीनानाथ आदि लोग गिरफ्तार किए गए और उन्हें कड़े कारावास की सजा दी गई। 20 जुलाई 1930 तक शिमला में 494 सत्याग्रही पकड़े गए और दंड देकर शिमला, अंबाला, लुधियाना, मुल्तान, लाहौर, मोंटगोमरी और अमृतसर जेलों में उन्हें भेज दिया गया। कांगड़ा में भी अक्टूबर 1930 तक 700 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, उसके बारे में जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से निपटने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने मार्च 1931 को समझौता करने के लिए गांधी जी को शिमला बुलाया।
उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदन मोहन मौलवी, डॉक्टर अंसारी भी थे। वह पुणे बात करने के लिए 5 मई 1931 को फिर शिमला आए। इस बार गांधी जी ने रिज मैदान में भाषण भी दिया। इरविन गांधी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गांधी जी एक बार फिर 25 अगस्त 1931 को शिमला पधारे। उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सर प्रभाशंकर पट्टनी भी थे। 3 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इसी काल में कांगड़ा व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में कांग्रेस के विशाल राजनीतिक सम्मेलन होते रहे। इस उद्देश्य से कांगड़ा क्षेत्र में लगभग 60 और हमीरपुर क्षेत्र में 40 कांग्रेस कमेटियां बनाई गई। कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने इसे दबाने का प्रयास किया। इसीलिए सरकार ने बड़े बड़े नेताओं पर झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर दिया। इस दमन चक्र के कारण बाबा कांशीराम, बैसाखीराम, ब्रह्मानंद आदि गिरफ्तार करके धर्मशाला जेल में उन्हें रखा। 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को शिमला में भी इस अधिनियम के अंतर्गत सक्रिय कांग्रेसी पकड़े गए। इसमें डॉक्टर नंदलाल वर्मा, दीनानाथ आंधी, मुंशी अहमददीन, हरिराम शर्मा आदि थे। इनमें से डॉक्टर नंदलाल वर्मा और हरिराम शर्मा को बिना शर्त छोड़ दिया गया और दूसरों को 6 मास की सजा दी गई। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो 17 अक्टूबर 1937 ईस्वी को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। शिमला में इस सत्याग्रह में पंडित पद्मदेव, कांग्रेस के प्रधान श्यामलाल खन्ना और महामंत्री शालिग्राम शर्मा आदि प्रमुख व्यक्ति थे। पहाड़ी के क्षेत्र में सत्याग्रह का नारा भाई दो न पाई दो खूब गूंजा, जिसे बाद में पंडित पद्मदेव ने भाई दो न पाई दो के नारे में बदल दिया। उन्होंने गंज में जनसभा की और भाषण दिए। पुलिस ने पद्मदेव को पकड़कर कैथू जेल में भेज दिया। बाद में 18 मास की सजा देकर उन्हें लुधियाना और गुजरात की जेलों में बंदी बनाकर रखा गया। नवंबर 1940 में कांगड़ा क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति में ठाकुर हजारा सिंह, पंडित परशुराम तथा ब्रह्मानंद मुख्य थे। कांगड़ा नगर में लाला मंगतराम खन्ना प्रमुख थे। अन्य स्थानों में भी कई लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गिरफ्तारियां दी। अप्रैल 1941 ईस्वी में भाई दो न पाई दो का नारा लोकप्रिय आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 4 दिसंबर 1941 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन को स्थगित कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया गया और इस प्रकार आंदोलन समाप्त हो गया। तो आगे बात करेंगे धामी गोलीकांड के बारे में। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ। 13 जुलाई 1939 ईस्वी को शिमला हिल स्टेट्स हिमालय रियासती प्रजामंडल के नेता भागमल सोहटा की अध्यक्षता में धामी रियासतों के स्वयंसेवकों की बैठक हुई। इस बैठक में धामी प्रेम प्रचारिणी सभा पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का अनुरोध किया, जिसे धामी के राणा ने मना कर दिया। 16 जुलाई 1939 को भागमल सोहटा के नेतृत्व में लोग धामी के लिए रवाना हुए। भागमल सोहटा को घनाटी में गिरफ्तार कर लिया गया। राणा ने हलोग चौक के पास इकट्ठी जनता पर घबराकर गोली चलाने की आज्ञा दे दी, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए व कई घायल हो गए। महात्मा गांधी की आज्ञा पर नेहरू ने दुनीचंद वकील को इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया। तो यह था धामी गोलीकांड। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा ने वर्धा में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंबई में बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। शिमला, कांगड़ा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में अंग्रेजों भारत छोड़ो के संबंध में जलसे जुलूस और आंदोलन आरंभ हुए तथा भाई दो न पाई दो का नारा गांव-गांव में गूंजा। इस आंदोलन के दौरान शिमला में भागमल सोहटा, पंडित हरिराम, चौधरी दीवान चंद, शालिग्राम शर्मा, नंदलाल वर्मा, तुफैल अहमद, ओम प्रकाश चोपड़ा, संतराम, हरीशचंद आदि आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए। उन्हें कड़े कारावास की सजा देकर पंजाब की जेलों में बंद कर दिया गया। शिमला से राजकुमारी अमृत कौर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करती रही तथा गांधी जी के कैद में बंद होने पर उनकी पत्रिका हरिजन का संपादन करती रही। गांधी जी के समर्थन में कांगड़ा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी सत्याग्रह में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। इस प्रकार के आंदोलनों में भाग लेने वालों में मंगतराम खन्ना, हेमराज सूद,
कॉमरेड रामचंद्र, परशुराम, सरला शर्मा, ब्रह्मानंद और पंडित अमरनाथ प्रमुख थे। मई 1944 ईस्वी में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन कुछ धीमा पड़ गया। सितंबर 1944 ईस्वी में हिमाचल में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया गया। अब इसके बाद बात करेंगे बेवल योजना के बारे में। 14 मई 1945 ईस्वी को लंदन में भारत सचिव M.L. एमरी ने पार्लियामेंट में भारत के राजनीतिक हल के लिए एक योजना की घोषणा की, जिसे इतिहास में वेबल योजना कहा गया। इसके अनुसार वायसराय लॉर्ड वेबल ने भारतीय राजनीतिक दलों को 25 जून 1945 को शिमला में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित दलों के प्रतिनिधि शिमला पहुंचे। इनमें कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, पटाभी सीतारमैया, शंकर राव देव, जयदास दौलतराम, रविशंकर शुक्ला, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, भोला भाई देसाई, आसिफ अली, अरुणा आसिफ, मीराबेन आदि कांग्रेस के नेता शिमला आए। सलाह मशवरा देने के लिए महात्मा गांधी जी शिमला आए और समर हिल में राजकुमारी अमृत कौर के निवास स्थान मनोर विला में ठहरे। 25 जून 1945 को वॉयस रॉय के निवास स्थान वॉयस रीगल लॉज में 21 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इन 21 प्रतिनिधियों में मुस्लिम लीग के मुख्य प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने राजनीतिक समस्याओं पर संतोष प्रकट किया, परंतु मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक दृष्टिकोण पर उसने अपना असंतोष व्यक्त किया। यद्यपि यह सम्मेलन कई दिनों तक चलता रहा और वायसराय ने ईमानदारी के साथ बीच बचाव भी किया, तथापि लीग के हट के सामने सम्मेलन फीका पड़ गया। अंत में 14 जुलाई को वायसराय की घोषणा के साथ सम्मेलन समाप्त हो गया। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई, अंतरिम सरकार। मई 1946 ईस्वी में बरतानिया ने एक कैबिनेट मिशन भारतीय नेताओं के से बातचीत करने भारत आया। भारतीय नेताओं, वायसराय लॉर्ड के वेबल तथा कैबिनेट मिशन की बैठकें इस बार शिमला में 5 से 12 मई 1946 तक होती रही। मुस्लिम लीग की हठधर्मी से इसे कोई अधिक सफलता तो प्राप्त नहीं हो पाई, परंतु वायसराय लॉर्ड वेबल अंतरिम सरकार बनाने में सफल हुए और बाद में लीग वालों ने भी सरकार में सम्मिलित होने में बुद्धिमानी समझी और वायसराय से बात कर ली। अतः 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने भारत में अंतरिम सरकार बनाई और 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के नेता भी इस सरकार में शामिल हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।